नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जियो एग्ज़ाम प्रेप चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आप सबको पता है, कल भारत में राष्ट्रपति की मतगणना होने के पश्चात हमें प्रथम आदिवासी महिला के रूप में नए राष्ट्रपति मिल गए हैं, जिनका नाम द्रौपदी मुर्मू है। और वो हमारे भारतीय संसदीय व्यवस्था में नाम मात्र के प्रमुख रहेंगे। तो आज हमारे लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है कि संसदीय व्यवस्था क्या होती है, भारतीय संसदीय व्यवस्था किस देश से ली गई है और जिस देश से ली गई है उस देश से भारतीय संसदीय व्यवस्था किस प्रकार से भिन्न है। राष्ट्रपति शासन की तुलना में इसकी हम तुलना करेंगे और जानने का प्रयत्न करेंगे कि यह राष्ट्रपति शासन से किस प्रकार से भिन्न है। और ये संसदीय व्यवस्था एक पेचीदा विषय रहा है, क्योंकि जब भी किसी से हम पूछते हैं कि संसदीय व्यवस्था क्या है, तो हमारा सीधा सा जवाब ये होता है कि जिस देश में संसद होगी उसको हम संसदीय व्यवस्था कहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर संसद का नाम संसद है तो संसद तो अमेरिका में भी है, जिसको कांग्रेस कहते हैं। तो क्या अमेरिका में संसदीय व्यवस्था है? नहीं, अमेरिका में राष्ट्रपति शासन व्यवस्था है। तो हाँ, कई बार ये मिलता है कि भारत में केंद्र और राज्य के स्तर पर संसदीय व्यवस्था है। फिर हम सोचते हैं कि राज्य में तो संसद है ही नहीं, यहाँ संसदीय व्यवस्था कैसे? तो इन सारी चीज़ों को जानने का इस प्रयत्न करेंगे इस वीडियो में। तो ठीक है, चलते हैं। देखो, संसदीय व्यवस्था में क्या क्या जानेंगे आप लोगों को मैंने बता दिया है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि संसदीय व्यवस्था क्या है। तो संसदीय व्यवस्था में क्या होता है, देखो संसदीय व्यवस्था किसे कहेंगे? संसदीय व्यवस्था का आज से ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें कार्यपालिका का निर्माण संसद या व्यवस्थापिका में से होता है और कार्यपालिका का उत्तरदायी संसद के प्रति होता है या व्यवस्थापिका के प्रति होता है, ऐसी शासन व्यवस्था क्या कहलाती है? संसदीय व्यवस्था कहलाती है। हम ये कह सकते हैं कि भारत में कैसे संसदीय व्यवस्था है कि भारत में संसद है। संसद का मतलब हम विधायिका बोल सकते हैं या व्यवस्थापिका है, और व्यवस्थापिका में से कुछ सदस्य क्या होते हैं? हमारे कार्यपालिका में निर्वाचित होते हैं, ये कार्यपालिका में चुने जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गई। और कार्यपालिका अपने नीति निर्माणों के लिए सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? संसद अर्थात लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो इस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? संसदीय व्यवस्था कहते हैं। भारत में अगर केंद्र की बात करें तो अभी मोदी सरकार है। मोदी सरकार का चुनाव किससे हुआ? संसद से। कुछ उसके मंत्री लोकसभा के चुनाव निर्वाचित सदस्य हैं, तो कुछ मंत्री राज्यसभा के सदस्य हैं। तो इस प्रकार हमारा जो मंत्रिमंडल है, हमारी जो कार्यपालिका है, उसका निर्माण हमारी संसद अर्थात व्यवस्थापिका से हुआ। और हमारा मंत्रिमंडल है जो किसके प्रति उत्तरदायी है? सामूहिक रूप से संसद अर्थात नीचे सदन के प्रति होता है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो इस सिस्टम को क्या कहते हैं? हम संसदीय व्यवस्था कहते हैं। ठीक ऐसा ही संसदीय व्यवस्था हमारे राज्यों में भी है। राज्य में क्या होती है? विधानसभा होती है, जिसके सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं, और उस विधानसभा में से हमारा राज्य का मंत्रिमंडल बनता है, जिसमें मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल होते हैं। और ये सारे के सारे किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? विधायिका के प्रति। तो ये सिस्टम भी कहाँ है? राज्यों में भी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत में केंद्र और राज्य स्तर दोनों पर ही संसदीय व्यवस्था है। तो ये तो होगी संसदीय व्यवस्था की बात। अब हम जानते हैं कि राष्ट्रपति व्यवस्था क्या है। संसदीय व्यवस्था कहाँ कहाँ? इस देशों के नाम थोड़े से एग्जाम्पल आपसे पूछ ले तो इसमें देखो, संसद की जननी तो है ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था है। उसके अलावा भारत में भी संसदीय व्यवस्था है, जापान में भी संसदीय व्यवस्था है, ठीक है। तो ये संसदीय व्यवस्था वाले देश है। संसदीय व्यवस्था को किस किस नाम से जाना जाता है, ये भी हमारे लिए थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखें कि संसदीय व्यवस्था को कैबिनेट व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। किस व्यवस्था के नाम से? कैबिनेट व्यवस्था। मतलब शासन की क्या है? या कैबिनेट सरकार, कैबिनेट सरकार भी बोल सकते हैं इसको, या कैबिनेट शासन व्यवस्था, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? और उत्तरदायी सरकार बोलते हैं, क्योंकि ये अपनी नीतियों के प्रति लोकसभा या हम यूँ कहें कि संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? हम उत्तरदायी सरकार भी बोलते हैं। ये ब्रिटेन से ली गई है, इसलिए इसको वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार हमें ये जान के, और आइवर जेनिंग्स ने इसको कैबिनेट व्यवस्था कहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ये नाम याद होने चाहिए कि आइवर जेनिंग्स ने कैबिनेट व्यवस्था किस शासन व्यवस्था को कहा है? संसदीय व्यवस्था को कहा। संसदीय व्यवस्था के उपनाम क्या है? इसको कैबिनेट सरकार कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहते हैं ब्रिटेन का।
इसको हम उत्तरदायी सरकार भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार अब आती है हमारी शासन व्यवस्था कौन सी, ब्रिटिश शासन, राष्ट्रपति शासन व्यवस्था क्या है। देखो, राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में सरकार का व्यवस्थापिका से कोई लेना देना नहीं है। सरकार पृथक रूप से चुनकर आती है, ठीक है, और व्यवस्थापिका पृथक रूप से चुन के आती है, और न्यायपालिका का चयन एक अलग प्रकार के तरीके से होता है। तो इस प्रकार यहाँ पर सरकार के जो तीनों अंग हैं वो पृथक पृथक हैं, मतलब वहाँ पर शक्ति पृथककरण को कठोरता से लागू किया गया। भारत में शक्ति पृथककरण तो है लेकिन कठोरता से लागू नहीं किया गया है। अब यह आपके जानने का विषय है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद है उनमें शक्ति पृथक्करण की व्यवस्था की गई है। वो भारत की मैं आपको बता देता हूँ, आपका काम उसको देखने का। भारत के संविधान जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें राज्य का कर्तव्य है, ठीक है, कि वो हमारे यहाँ पर क्या करे, ये शक्ति पृथक्करण को अच्छे से लागू करे। अब वो कौन सा अनुच्छेद है वो आप देखें, थोड़ा सा प्रैक्टिस आप भी करें। तो इसमें क्या है, तीनों अलग अलग है अंग, मतलब व्यवस्थापिका अलग काम करती है, कार्यपालिका अलग है, इसका चुनाव अलग होता है, न्यायालय का चुनाव अलग होता है। और न्यायालय क्या होता है, वहाँ पर न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है। हमारे भारत में भी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का जो लिया गया है वो वहाँ से लिया गया है, कहाँ से, अमेरिका से। अब आप इसमें देखिए, ये हमारे तीन क्या है, इसमें भारत, ब्रिटेन और अमेरिका की जो शासन पद्धति है उसको हमने एक पाई चार्ट के माध्यम से इसको समझने का प्रयत्न करेंगे और तीनों में क्या मूलभूत अंतर है वो समझेंगे। देखो, भारत है, भारत में ये व्यवस्थापिका है, ये कार्यपालिका और न्यायपालिका। हमने ये पढ़ा कि हमारे संसदीय व्यवस्था है। जैसे ही संसदीय व्यवस्था बोल जाए तो कम से कम माइंड में क्लिक करना चाहिए कि व्यवस्थापिका में से कार्यपालिका का निर्माण होता है और कार्यपालिका अपने उत्तरदायी होती है किसके प्रति, व्यवस्थापिका के प्रति। यही संसदीय व्यवस्था है, इतना तो क्लिक करना ही चाहिए। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं व्यवस्थापिका और हम क्या कहें, कार्यपालिका का जो क्या कहें वर्त आपस में काटेगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो भाग है ये दोनों में कॉमन है, अर्थात जो हमारी व्यवस्थापिका के कुछ सदस्य हैं वही मिलकर क्या करते हैं, कार्यपालिका का निर्माण करते हैं। और कार्यपालिका अपनी नीति और निर्णयों के प्रति किसके प्रति उत्तरदायी होती है, संसद के प्रति, व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। भारत में विशेष रूप से कहूँगा मैं कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। सामूहिक उत्तरदायित्व का भाव हमारे यहाँ पर है, मतलब एक डूबा तो सब डूबे, तो ऐसे नहीं आए। अब ये कितने होते हैं इसके लिए आपको मैं बता दूं, 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के द्वारा ये संख्या 15% कर दी है। किसकी, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम 15% है, उससे अधिक मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जा सकता, ठीक है। हमारे यहाँ पर न्यायपालिका क्या है, पृथक है, अलग है। इसका कार्य क्या है, हमारी जो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका की नीति निर्माण है उनकी वैधानिकता की जांच करना है। अगर कोई संविधान सम्मत नहीं है तो उसको अवैध घोषित भी कर सकती है भारतीय न्यायपालिका। तो इस प्रकार ये हमारी एक मॉडल हो गया। ब्रिटेन में क्या होता है कि ब्रिटेन की जो व्यवस्थापिका होती है उसका उच्च सदन, उसको लॉर्ड सदन कहते हैं, जबकि जो निम्न सदन है जो हमारी लोकसभा है, लोकसभा की तरह उसको वहाँ पर क्या कहते हैं, हाउस ऑफ कॉमन, ठीक है। तो इस प्रकार ये क्या जनता द्वारा चुन के आते हैं और इन्हीं में से कार्यपालिका बनती है। तो कुछ वहाँ के लोग हैं वो कार्यपालिका हो जाते हैं। लेकिन वहाँ देखना, ब्रिटेन में एक चीज़ और है कि वहाँ का प्रधानमंत्री निश्चित रूप से हाउस ऑफ कॉमन्स का होना चाहिए। और अभी जो सुनक है वो हमारे भारतीय मूल के है, वो वहाँ की रेस में थोड़े आगे चल रहे हैं। तो ये ध्यान रखना कि वहाँ का प्रधानमंत्री, हमारे यहाँ का प्रधानमंत्री राज्यसभा यानी उच्च सदन और निम्न सदन किसी का भी हो सकता है। लेकिन ब्रिटेन में अगर वहाँ का प्रधानमंत्री बनना है तो उसको जनता से चुनाव जीत कर आना पड़ेगा। इसका मतलब वहाँ के हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य होना अनिवार्य है। तो ये तो दोनों की संसदीय प्रणाली में अंतर हो गया ना। फिर देखिए अंतर आगे बताऊंगा, लास्ट में मैं दोनों का डिटेल से अंतर चर्चा करेंगे कि क्या अंतर है राष्ट्रपति में, वहाँ का राजा, वहाँ पर महारानी होती है। तो ये, और न्यायपालिका के जो सदस्य हाउस ऑफ लॉर्ड्स से चुनकर आते हैं, तो वहाँ पर सरकार के तीनों अंग आपस में अंतर संबंधित है, जबकि भारत में नहीं है। तो संसदीय व्यवस्था क्यों कहते हैं वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर भी व्यवस्थापिका इस व्यवस्थापिका में से कुछ सदस्य कार्यपालिका में जाते हैं और कार्यपालिका इसके प्रति उत्तरदायी है, इसलिए वहाँ पर संसदीय व्यवस्था तो है।
संसदीय व्यवस्था का मतलब ये नहीं है न्यायपालिका पृथक हो, शामिल हो, नहीं। संसदीय व्यवस्था मैंने फिर बता रहा हूँ मैं कि व्यवस्थापिका में से कार्यपालिका बनती है और कार्यपालिका अपने निर्णयों नीति निर्णयों के प्रति व्यवस्थापिका के प्रति क्या रहती है, उत्तरदायी रहती है। यही संसदीय व्यवस्था है। अमेरिका में ऐसा नहीं है, न्यायपालिका अलग, कार्यपालिका अलग, व्यवस्थापिका अलग, चुनाव अलग, चयन अलग, सबका अलग अलग होता है सिस्टम। कोई शक्ति पृथक्करण है वहाँ पर, ठीक है। वहाँ जो व्यवस्थापिका होती है उसको जो सदन है क्या बोलते हैं, संसद, उसको वहाँ कहते हैं कांग्रेस, जबकि हमारे यहाँ पर पार्टी है। तो कई बार क्वेश्चन आ जाए कि अमेरिका में संसद को किस नाम से जाना जाता है, तो अमेरिका में संसद को कांग्रेस के नाम से जाना जाता है, जिसके कितने सदन हैं वहाँ पर, 2 सदन है। कौन कौन से, एक होता है वहाँ पर उच्च सदन और एक होता है वहाँ पर निम्न सदन। उच्च सदन को वहाँ पर क्या कहते हैं, सीनेट कहते हैं। उच्च सदन को क्या कहते हैं अमेरिका में, सीनेट, अर्थात राज्यसभा की तरह होता है वहाँ पर। वहाँ का उपराष्ट्रपति भी उसका पदेन अध्यक्ष होता है, ठीक उसी प्रकार जैसे भारत में होता है। तो ये कभी क्वेश्चन आ जाए कि भारत के राष्ट्रपति और सॉरी उपराष्ट्रपति और अमेरिका के उपराष्ट्रपति दोनों ही वहाँ के उच्च सदन के पदेन सभापति होते हैं, बिल्कुल ठीक है, हमारा पद भी वहीं से आया हुआ है। अब देखो, जो निचला सदन है उसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, प्रतिनिधि सदन कहते हैं, ठीक है। वहाँ के सीनेट का जो चयन होता है वो प्रत्येक राज्य से 2 सदस्य आते हैं वहाँ पर। भाई अमेरिका में 50 राज्य हैं, 50 राज्यों से 2-2 सदस्य सीनेट में आएंगे, सबको समान प्रतिनिधित्व है। सीनेट में क्या होता है, सीनेट में ऐसा है प्रत्येक जिले से, जो अमेरिका के जितने राज्य हैं उनमें जितने जिले हैं उन जिलों से एक एक सदस्य चुनकर आता है। इस प्रकार ये बनती है, वहाँ पर यही विधान सीटों का क्राइटेरिया है। और कार्यपालिका होती है वहाँ पर, कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख, जो सरकार का प्रमुख भी होता है, वो होता है वहाँ का राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति को चयन की प्रक्रिया है वो एक अलग टॉपिक है, उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे कि वहाँ पर राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। हाँ, इतना याद रखिए कि वहाँ का राष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष रूप से होता है, हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष रूप से होता है। हमारे जो राष्ट्रपति की निर्वाचन जो प्रक्रिया है वो अमेरिका से ली गई है, ठीक है। और चुनाव पद्धति की बात नहीं कर रहा हूँ, अनुपातिक एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का जो है वो तुम कहाँ से लिए हैं, वो आयरलैंड से लिए। हम कहते हैं चुनाव प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से। और महाभियोग लगाने की जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है वो महाभियोग भी हमने अमेरिका से ही लिया है। तो ये चीज़ हमारे बात ध्यान रखना। अब हम थोड़ी सी तुलना करेंगे इन दोनों की कि इसमें अंतर क्या है, क्यों भारतीय जो शासन व्यवस्था है उसमें राष्ट्रपति नाम मात्र का है। तो अब देखिए इसमें कि दोहरी कार्यपालिका है। दोहरी मतलब हमारे यहाँ पर एक होती है एक हमारे यहाँ पर है वास्तविक कार्यपालिका, और एक है नाम मात्र की, ठीक है। वैसे कहने में तो भारतीय संविधान में सरकार का प्रमुख या शासन का प्रमुख है वो कौन है, राष्ट्रपति है, जो देश के प्रथम नागरिक भी हमारे यहाँ पर है। लेकिन उनकी शक्तियाँ नाम मात्र की, कई बार उनके लिए रबर स्टैम्प जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन भारतीय शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति का पद अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। क्यों, कई बार क्या होती है कि लोकसभा और राज्यसभा में जिस दल का बहुमत हो जाता है तो वो जल्दीबाजी में कुछ भी नियम ला देगा, लेकिन उनको रोकने के लिए क्या होना चाहिए, एक ऐसा व्यवस्था होनी चाहिए जो व्यवस्था हमने राष्ट्रपति के रूप में कर रखी है। वास्तविक होता है वो हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री होता है। तो भारत में क्या हो गया, जो संसदीय व्यवस्था होती है भारत की देख लिया, संसदीय व्यवस्था में 2 होता है, नाम मात्र का और वास्तविक। अगर यही बात किस में करें, हम ब्रिटेन में करें, तो ब्रिटेन में वहाँ की महारानी है, वो नाम मात्र की है, जबकि वहाँ का जो प्रधानमंत्री है। इसीलिए इस व्यवस्था को कभी कभी प्रधानमंत्री भी कहते हैं, प्रधानमंत्री की व्यवस्था, ठीक है। और कभी कभी प्रधानमंत्री के लिए भी क्या होता है कि प्रधानमंत्री अपने समकक्षों में प्रथम होता है। जैसे मंत्रिमंडल है, सब कैबिनेट स्तर के मंत्री है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री खुद कैबिनेट स्तर का मंत्री होता है, लेकिन फिर भी वो प्रधानमंत्री होने के कारण क्या होता है, उस कैबिनेट में समकक्षों में प्रथम होता है। और हमारे यहाँ इसके अलावा भी प्रधानमंत्री के लिए 2 शब्द अलग और यूज होते हैं, वो देखना आप। क्रॉसमैन शब्द का उपयोग किसके लिए होता है, प्रधानमंत्री के लिए होता है। और एक होता है मैकिन्टोश और क्रॉसमैन जैसे शब्दों का प्रयोग किसके लिए होता है, प्रधानमंत्री जी के लिए होता है।
क्योंकि इनमें प्रधानमंत्री पावरफुल होता है। तो अमेरिका में क्या है, अमेरिका में एकल कार्यकारिणी वास्तविक और वहाँ का कार्यपालिका का प्रमुख दोनों ही कौन होता है, वहाँ का राष्ट्रपति होता है। तो ये अंतर हो गया। मैं इसलिए अमेरिका बोलता हूँ क्योंकि इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अमेरिका है। और भारत इसलिए बोलूँगा, भारत लोकतंत्र है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, विशाल जनसंख्या है। हाँ है, संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से आई है, लेकिन आज अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत ही है। फिर क्या होता है कि बहुमत के दल का शासन होता है। बहुमत के दल का शासन का अर्थ है कि जिसको लोकसभा में बहुमत मिलेगा, हम भारत के संदर्भ में समझेंगे तो अच्छे से याद होगा, जिसको लोकसभा में बहुमत मिलेगा वो क्या करेगा, वही दल सरकार बनाएगा। तो बहुमत सरकार बनाने के लिए, कार्यपालिका बनाने के लिए आपको लोकसभा में अर्थात निम्न सदन जो होता है संसद का, उसमें आपको बहुमत लाना पड़ेगा और बहुमत होगा वही सरकार बनाएगा। जैसे अमेरिका में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वहाँ की व्यवस्थापिका और विधायिका अलग अलग है, राष्ट्रपति का चुनाव प्रक्रिया अलग है, तो वहाँ पर इस बहुमत की आवश्यकता नहीं होती। राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया अलग होती है और राष्ट्रपति 4 साल के लिए वहाँ पर चुना जाता है। अब आता है सामूहिक उत्तरदायित्व। क्योंकि हमारी जो कार्यपालिका है वो व्यवस्थापिका से बनी है, ठीक है, तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी है व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी रहने की। और सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व, हमारा जो मंत्रिमंडल है, जो मोदी सरकार है, वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, लोकसभा के प्रति। नियम, क्योंकि वही अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है, इसलिए डर होता है कि हटा नहीं दे। भाई बिना डर के काम नहीं होता है। अगर आप लोगों के अंदर ये भय है हम फेल नहीं हो जाए, कहीं हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, तो इस भय से आप बैठोगे और पढ़ोगे, मेहनत करेंगे। वहाँ पर उत्तरदायित्व का अभाव होता है। कहाँ पर, राष्ट्रपति शासन व्यवस्था अर्थात अमेरिका में ऐसा कुछ, क्योंकि वो उसका अंग है, अलग है। भाई आज हम स्वतंत्र है, हम कमा रहे हैं, हम अपने हिसाब से जिंदगी जिए, तो हम किसी पे डिपेंड नहीं है, तो हम क्योंकि किसके प्रति उत्तरदायी रहेंगे। तो यही चीज़ वहाँ पर, वहाँ का चुनाव ही अलग हुआ है, उसका कोई लेना देना ही नहीं है, उसने उसको चुना ही नहीं है, तो वो क्यों रहेगा जनता के प्रति। जनता ने चुना तो जनता के प्रति उत्तरदायी रहेगा, ऐसे उसके प्रति नहीं रहता है। फिर आता है राजनीतिक एकरूपता। राजनीतिक एकरूपता का आशय यह है कि जिस दल को लोकसभा में बहुमत मिलेगा, तो वो जैसे मान लो हमारे यहाँ पर एनडीए को मिला है, तो सरकार भी किसकी बन रही है, एनडीए की बन रही है। अर्थात सरकार कार्यपालिका में जितने सदस्य होंगे उनकी राजनीतिक विचारधारा एक होगी। तो इस प्रकार वहाँ राजनीतिक एकरूपता रहती है संसदीय व्यवस्था में, क्योंकि सरकार बहुमत दल की बनती है और बहुमत दल है तो उसका मतलब उसमें सारी जो कार्यपालिका उसी दल की होगी। राष्ट्रपति शासन में ऐसा कुछ नहीं होता है, वहाँ राष्ट्रपति अलग चुन के आता है और राष्ट्रपति क्या करता है, सरकार भी अपने हिसाब से बनाता है। कुछ लोगों को मनोनीत करता है, जिसको किचन कैबिनेट का नाम सुना होगा, अपने मिलने वालों को रखता है अपने पास, उनकी एडवाइस मानता है, तो किचन कैबिनेट का वहाँ पर रूप होता है। दोहरी सदस्यता। अब हमारी जो कार्यपालिका है, एक बार आप देखिए उसकी सदस्य दोहरी है कि नहीं है। देखो वो हमारी व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं, हमारी संसद के सदस्य हैं, मतलब हमारे सांसद तो हैं, चाहे वो राज्यसभा का हो चाहे वो लोकसभा का। साथ ही साथ उनमें से कुछ सदस्य किस में जाएंगे, कार्यपालिका में जाएंगे, तो वो कार्यपालिका के सदस्य भी हैं। तो दो सदस्यता होगी, कार्यपालिका की सदस्यता और संसद या व्यवस्थापिका की सदस्यता, जबकि राष्ट्रपति शासन में ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर देखिए यहाँ पर क्या होता है, प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है संसदीय व्यवस्था में। जो सरकार का वास्तविक मालिक होता है वो कौन होता है, प्रधानमंत्री, जबकि वहाँ पर पूरा का पूरा नियंत्रण होता है वो किसका होता है, राष्ट्रपति का होता है। निचला सदन विघटन हो जाए, अर्थात हमारे यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, निम्न सदन को विघटित कर देंगे, और जब निम्न सदन विघटित हो जाएगा तो सरकार ऑटोमेटिक विघटित हो जाती है, जबकि अमेरिका में निम्न सदन को विघटन का कोई रूल नहीं है। शक्तियों का सम्मिश्रण है, व्यवस्थापिका कार्यपालिका की शक्तियों का मिश्रण है, वहाँ पर शक्तियों का विभेदीकरण है। शक्तियाँ पृथक पृथक रूप से होती है, अलग अलग है। कार्यपालिका की शक्तियाँ अलग है, वो अपने क्षेत्र में सर्वोच्च है, कार्यपालिका अपने क्षेत्र में सर्वोच्च है, व्यवस्थापिका अपने क्षेत्र में सर्वोच्च है, जबकि हमारे यहाँ पर शक्तियों का सम्मिश्रण पाया जाता है। ठीक है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके गुण दोषों की चर्चा करेंगे। संसदीय व्यवस्था में क्या गुण है और क्या दोष है, राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में क्या गुण है क्या दोष है। एक के गुण दूसरे के दोष बन रहे हैं और दूसरे गुण इसके दोष बन रहे हैं। देखो आप, ये इसके गुण है, तो इधर राष्ट्रपति शासन के क्या हो जाएंगे, दोष हो जाएंगे। वो यहाँ लिखा नहीं है, दोष है। इनमें क्या होता है, विधायिका और कार्यपालिका में सामंजस्य होता है। किस प्रकार से, क्योंकि हमारी विधायिका में से कार्यपालिका चयन होती है और कार्यपालिका अपने नीति निर्णयों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होती है,
कार्यपालिका उस व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो यहाँ पर सामंजस्य होता है। अब ये इसकी गुण है, तो राष्ट्रपति शासन का ये क्या हो जाएगा, दोष हो जाएगा कि वहाँ पर टकराव होता है दोनों, क्योंकि वहाँ पर अपनी अपनी टबली अपना अपना राग, वो दोनों अलग अलग है, तो वो एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे की अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर टकराव देखने को मिलता है। उत्तरदायी सरकार, क्योंकि हमारी व्यवस्थापिका में से हमारी कार्यपालिका बनती है, तो कार्यपालिका हमारी व्यवस्थापिका के प्रति तथा सदन के प्रति, संसद के प्रति उत्तरदायी रहती है, जबकि वहाँ पर पृथक है, तो उत्तरदायी की कोई जरूरत नहीं होती है। निरंकुशता पर रोक, हमारी जो कार्यपालिका का चयन किससे हुआ, निर्माण किससे हुआ, संसद से हुआ, तो संसद समय समय पर क्या करती है, कार्यपालिका की नीतियों की आलोचना कर देती है, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी लोकसभा, निंदा प्रस्ताव ला सकती है, कटौती प्रस्ताव ला सकती है। तो ऐसा कर करके हमारी जो व्यवस्थापिका संसद है वो कार्यपालिका को नियंत्रित रखती है, अंकुश में रखती है, वो मनमानी नीतियाँ नहीं बना सकती। जबकि वहाँ पर क्या है, ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है, उत्तरदायित्व का अभाव होता है, तो वहाँ पर निरंकुश शासन हो सकता है। व्यापक प्रतिनिधित्व, देखो हमारी लोकसभा में अलग अलग, लोकसभा या संसद बोलूँ मैं, तो इसमें अलग अलग वर्गों के लोग चुन के आते हैं। अब हमारी कार्यपालिका होती है, हम कार्यपालिका का निर्माण भी इस प्रकार करते हैं कि सभी धर्मों को, सभी समुदायों को और सभी क्षेत्रीय विभिन्नताएं हमारी, पूर्वोत्तर भारत है, दक्षिण भारत है, पश्चिम भारत है, उत्तर भारत है, जम्मू कश्मीर है, मध्य भारत है, इन सबका मंत्रिमंडल में शामिल करते हैं, इन सबके सदस्यों को, ताकि एक हमारे क्या हो जाए, सामूहिक रूप से हमारी भागीदारी हो और एक एकता का भाव रहे और व्यापक रूप से हर वर्ग को प्रतिनिधित्व दिया जाए। तो जबकि अमेरिका में क्या होता है कि राष्ट्रपति होता है, वो अपना मंत्रिमंडल किचन कैबिनेट बोलते हैं वहाँ पर उसको, वो अपने मिलने वाले को, जानकारों को, विशेषज्ञ लोगों को शामिल करता है, तो वहाँ पर सीमित प्रतिनिधित्व होता है। अब देखिए संसदीय व्यवस्था के दोष क्या है, तो जो संसदीय व्यवस्था के दोष है वो हमारे किसके, राष्ट्रपति शासन व्यवस्था के गुण हो जाएंगे। स्थायी अस्थायी सरकार होती है, मतलब संसदीय व्यवस्थाओं में सरकार गिरने का भय रहता है, कभी भी सरकार जा सकती है। जब आपका अविश्वास, जो विश्वास प्राप्त है आपको कहाँ पर, सदन में, तो आप बने रहिए, और जैसे आपका बहुमत चला गया तो आप भी चल जाइए। देश के रूप में देखें तो हाल ही में आपको पता है बोरिस जॉनसन की छुट्टी हो गई है, कहाँ से, ब्रिटेन से। नए प्रधानमंत्री के चुनाव हो रहे हैं, और सुनक हमारे जो भारतीय मूल के हैं वो अभी आगे चल रहे हैं, 4 राउंड में आगे चल गए, 5वें राउंड में अभी फाइनल डिसीजन नहीं आया, तो सरकार कभी चल जाती है। जबकि राष्ट्रपति शासन में क्या होता है कि एक संविधान को उल्लंघन कर दे तो ही महाभियोग आ सकता है, अन्यथा वहाँ पर वो राष्ट्रपति 4 साल के लिए बना रहता है, वहाँ की सरकार 4 साल तक आराम से काम करती है, कहीं नहीं गिरती है। अगर राज्यों के स्तर पे भी हमारे यहाँ पर राज्यों में भी जो संसदीय व्यवस्था है, तो राज्य में एग्जाम्पल देखें तो एमपी में कमलनाथ जी की सरकार चली गई, अभी उद्धव ठाकरे की सरकार को ले डूबे एकनाथ जी। तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है, सरकार अस्थायी होती है, जबकि संसदीय वो राष्ट्रपति शासन में क्या होती है, सरकारें स्थायी होती है, नीतियों की निश्चितता नहीं होती। आज कोई नीति ला रहा है, हो सकता है वो कुछ समय बाद चल जाए, अगली सरकार नीतियों को बदल दे। आज अखबार में आया है कि एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के लिए गए बहुत सारे फैसलों को बदल दिया है। तो नीतियाँ निश्चित नहीं है, यहाँ पर नीतियाँ कभी भी चेंज हो जाएगी, नहीं आई तो नई सरकार आएगी, वो चेंज कर देगी। जैसे राजस्थान में भामाशाह कार्ड था, भामाशाह कार्ड कांग्रेस गवर्नमेंट आई, उस भामाशाह में वसुंधरा जी फोटो हटा के नाम चेंज कर दिया और नाम हो गया उसका जनाधार। तो इस प्रकार, जबकि वहाँ पर अमेरिका में नीतियाँ निश्चित होती है, शक्तियों का विभाजन के विरुद्ध। यहाँ पर क्या है, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका आपस में अंतर संबंधित है, और न्यायपालिका में भी कई बार क्या होता है कि जजों की नियुक्ति में व्यवस्थापिका या कार्यपालिका हस्तक्षेप करती रहती है, इनडायरेक्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं होता है, सामने कुछ नहीं दिखता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। तो इस प्रकार शक्तियों का कई बार ये लगता है कि न्यायपालिका न्यायिक सक्रियता के तहत व्यवस्थापिका के काम में हस्तक्षेप करती है, कई बार खुद नियम बनाने लग जाती है। तो इस प्रकार कहीं ना कहीं ये शक्ति विभाजन के विरुद्ध है, जबकि वहाँ पर अलग अलग शक्ति पृथक्करण है, अलग अलग, जो कार्यपालिका का काम अपना अलग है, व्यवस्थापिका का काम अपना अलग है, और न्यायपालिका का काम अलग है। अब आता है कुशल व्यक्तियों द्वारा सरकार संचालन करती है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो जीतेगा, चाहे अनपढ़ आदमी जीत जाए, कुछ भी जीत जाए, तो उसको चुनाव में भेज देंगे। चुनाव जीत गया तो उसको अगर जातीयकरण समीकरण साधने के लिए या क्षेत्रीय समीकरण साधने के लिए, कुछ भी समीकरण साधने के लिए उसका सरकार में चयन हो जाता है, तो फिर वो क्या नीतियाँ,
तो ऐसे लोग सरकार चलाने लग जाते हैं। इसका भय इसमें रहता है संसदीय व्यवस्था में। लेकिन राष्ट्रपति व्यवस्था में क्या होता है, राष्ट्रपति जो किचन कैबिनेट बनाता है उसमें विशेषज्ञों को शामिल करता है, तो वहाँ पर विशेषज्ञों द्वारा सरकार संचालित की जाती है। अब देखेंगे हमारा जो है कि इनमें अंतर क्या है। ब्रिटेन में और भारतीय जो प्रणाली उसमें क्या अंतर है, अब देखेंगे। देखो, भारत में हमारे यहाँ पे गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब है कि भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष है वो राष्ट्राध्यक्ष हमारा क्या होगा, निर्वाचित होगा। जैसे चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से हो चाहे प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन निर्वाचित होगा। जैसे हमारे यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी है तो उनका चुनाव होता है बाकायदा, और वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए, लेकिन चुनाव होता है और वो वंशानुगत नहीं होता है। जबकि वहाँ पर क्या है, जो वास्तविक नहीं नाम मात्र का प्रधान है वो भी वहाँ वंशानुगत होता है। वहाँ महारानी का क्या चलता है, राज चल रहा है। हमारे यहाँ पर संविधान संप्रभु है, संविधान की सर्वोच्चता है। संविधान के ऊपर हमारी संसद भी नहीं है, हमारी न्यायपालिका भी नहीं है, तो हमारे संविधान को क्या माना गया, सर्वोच्च माना गया। जबकि वहाँ पर संसद सर्वोच्च है, जो संसद ने कर दिया वो ठीक है, ऑलमोस्ट फाइनल है। वहाँ पर संविधान लिखित है ही नहीं, हमारे यहाँ पर लिखित संविधान है। हमारे यहाँ पर कि पीएम संसद का सदस्य हो, हमारे यहाँ पर पीएम संसद का सदस्य नहीं हो तो भी पीएम बन जाएगा, और उसको 6 महीने बाद में किसी सदन की, चाहे वो राज्यसभा का सदस्य बने चाहे वो लोकसभा का बने, ठीक है। लेकिन वहाँ पर ब्रिटेन में ऐसा नहीं, वहाँ पर जो पीएम है केवल निचले सदन से ही आएगा, हाउस ऑफ कॉमन से ही चुनकर आएगा, उसको आना ही होगा। ये थोड़ा अंतर है। हमारे यहाँ पर मंत्री को 6 महीने तक छूट है कि अगर मंत्री किसी को भी मंत्री बना दिया जाएगा, लेकिन उसको ये है कि उसको 6 महीने के अंतर संसद की सदस्यता लेनी है, चाहे वो राज्यसभा के रूप में ले सकता है या लोकसभा के रूप में। लेकिन ब्रिटेन में ये छूट नहीं है, उसको सदस्य होना ही होगा तो ही वो मंत्री बनेगा, अन्यथा मंत्री नहीं बनेगा। मंत्रियों की वहाँ पर कानूनी जिम्मेदारी नहीं होती है। हमारे यहाँ पर कानून हमारे मंत्रियों को कोई जिम्मेदारी नहीं देता है। हाँ, सामूहिक जिम्मेदारी है, लेकिन कानून के स्तर पे कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन ब्रिटेन में कानूनी जिम्मेदारी होती है। हमारे यहाँ पर छाया कैबिनेट मतलब विपक्ष। छाया कैबिनेट क्या होता है कि कैबिनेट सरकार बनाती है, लेकिन उसके साथ साथ ही पैरेलल एक विपक्ष भी क्या करता है, एक मंत्रिमंडल बनाता है। उस मंत्रिमंडल को क्या कहते हैं, छाया मंत्रिमंडल कहते हैं। उस मंत्रिमंडल का काम है, जो वास्तविक मंत्रिमंडल है उसकी नीतियों की समीक्षा करना, उनकी आलोचनाएं टाइम टाइम पे करना, और जो खामियां हो जाए वो जनता के सामने प्रस्तुत करना, ताकि आदर्श लोकतंत्र का एक मॉडल प्रस्तुत किया जाए। ब्रिटेन में ऐसा है। और आप ब्रिटेन में आप अभी देखेंगे तो देखो वहाँ पर दल के अंतर्गत भी लोकतंत्र है। आज वहाँ पर प्रधानमंत्री का चयन हो रहा है, तो प्रधानमंत्री चयन के लिए दल के सदस्य खड़े, 8 लोग खड़े थे वहाँ पर, और बाकायदा दल के लोग वहाँ वोटिंग भी कर रहे हैं, और अलग अलग राउंड की वोटिंग में अलग अलग लोग बाहर निकल रहे हैं। तो वहाँ पर दल के लेवल में लोकतंत्र है, और वास्तव में अच्छा एग्जाम्पल देखा है। तो इस प्रकार हमारा ये संसदीय मंत्रिमंडल वाला